सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 3 जनवरी 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे साउथ यमन में सऊदी अरब की बड़ी एयर स्ट्राइक, यूएई सपोर्टेड एसटीसी के 20 फाइटर्स ढेर, जंग जैसे हालात। एसटीसी का बड़ा सियासी दांव, साउथ यमन को अलग मुल्क बनाने के लिए रेफरेंडम का ऐलान। ट्रंप की तरफ से हमले की धमकी दिए जाने के बावजूद ईरान हुआ सख्त, दंगाइयों पर जीरो टॉलरेंस का ऐलान। ईरान ने फौज को तैयार रहने का दिया हुक्म, टारगेट तय होने का दिया इशारा। अमेरिका को हमले का जवाब देने की बड़ी वार्निंग। हमास का बड़ा दावा, कहा गजा में सिर्फ हल्के हथियार बचे, इसराइल का डर सिर्फ सीज फायर रोकने की चाल। और रफा बॉर्डर पर पहुंची हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली, गजा से आए फिलिस्तीनियों से की मुलाकात। शुरुआत करते हैं इस शो की। बड़ी अहम खबरें हैं। यमन से पहली खबर है जहां से खूनी अपडेट सामने आई है। सऊदी अरब की तरफ से कल साउथ यमन में 7 एयर स्ट्राइक्स की गई, जिनमें यूएई के सपोर्ट वाले अलगाववादी फोर्सेस के 20 फाइटर मारे गए हैं। अभी तक इतने फाइटर्स नहीं मारे गए थे। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी के मिलिट्री ऑफिशियल के मुताबिक ये फाइटर्स अल-खशा और सयून इलाकों में मौजूद मिलिट्री अड्डों पर हुए हमलों में मारे गए। ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब एसटीसी ने पिछले महीने बड़े इलाकों पर कंट्रोल कर लिया था और उसी के बाद सऊदी कोएलिशन ने सीधा और हार्ड एक्शन शुरू कर दिया। यकीन मानिए, यमन में इस वक्त एक फिर से खाना जंगी जैसे हालात हैं, जंग जैसे। मतलब साफ है, यमन में अब सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, फुल मिलिट्री टकराव चल रहा है और सऊदी अरब एसटीसी को हर फ्रंट से बैकफुट पर धकेलने के मूड में है। यमन से दूसरी बड़ी खबर यह है कि हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। सऊदी बॉर्डर से सटे हदरमौत प्रोविंस में जमीनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ सऊदी सपोर्ट वाली लोकल फोर्सेस हैं और दूसरी तरफ यूएई के सपोर्ट वाली सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी। एसटीसी का इल्जाम है कि सऊदी अरब ने बॉर्डर के करीब उनकी फोर्सेस पर बमबारी की, जबकि हदरमौत के गवर्नर सालेम अल खनबाशी का दावा है कि ये एक पीसफुल, एक अमन पसंद और सिस्टमैटिक ऑपरेशन है जिसका मकसद एसटीसी से मिलिट्री अड्डे वापस लेना है। इन्हीं सऊदी अरब की एयर स्ट्राइक्स में एसटीसी के 20 लड़ाके मारे गए हैं। जमीनी हकीकत ये बता रही है कि मामला पीसफुल नहीं रहा है। गोलियां चल रही हैं, बम बरस रहे हैं, मिलिट्री अड्डों पर कब्जे के लिए सीधी टक्कर हो रही है और साउथ यमन एक बार फिर से आग में जल रहा है। इसी बीच एसटीसी ने एक और बड़ा सियासी दांव खेल दिया है। ग्रुप ने ऐलान किया है कि 2 साल के अंदर साउथ यमन की आज़ादी पर रेफरेंडम कराया जाएगा। साउथ यमन को एक अलग मुल्क बनाया जाएगा, लोगों से राय ली जाएगी। यानी हूथीस के सना पर कब्जे के बाद यमन के एक और हिस्से से एक अलग हुकूमत चलेगी। लेकिन इसमें अलग बात यह है कि साउथ यमन को बाकी यमन से अलग करके एक नया मुल्क बनाने पर राय शुमारी की जाएगी 2 साल के अंदर। एसटीसी के स्पोक्स पर्सन अल खदर सुलेमान का कहना है कि यह ऐलान दिखाता है कि एसटीसी सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि हुकूमत चलाने के लिए भी रेडी है। मतलब और तस्वीर दोनों बिल्कुल साफ हैं दोस्तों। एक तरफ सऊदी अरब मिलिट्री प्रेशर बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ एसटीसी आज़ादी की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। और यमन का साउथ अब सिर्फ जंग का मैदान नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी एक्सप्लोजन पॉइंट बन चुका है। यहाँ कभी भी कोई भी एक बड़ा धमाका हो सकता है, ऐसा धमाका जो मुल्क को एक और टुकड़े में बांट दे। अब खबर ईरान से। ईरान में हंगामा करने वालों की हिमायत में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई हमले की धमकी के बावजूद ईरानी निज़ाम ने, ईरानी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि अब वो दंगा करने वाले प्रोटेस्टर्स के साथ बेहद सख्ती से निपटने वाला है। ईरान में हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट, आगजनी, तोड़फोड़ और हंगामा जारी है। इधर ईरान की नेशनल पुलिस कमांड ने अब लहजा पूरी तरह से सख्त कर लिया है और साफ कर दिया है कि अब दंगाइयों को, घुसपैठियों को और तोड़फोड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके साथ कोई नरमी नहीं होगी, सख्ती होगी। पुलिस का कहना है कि अब तक जो सब्र वाला रवैया हमने अपनाया था वो सिर्फ अमन पसंद एहतजाज करने वालों के लिए था, लेकिन हालात अब उस मोड़ से आगे निकल चुके हैं। अब मुल्क में हंगामा मचाया जा रहा है, आग लगाई जा रही है। नेशनल पुलिस कमांड के मुताबिक ईरान के कुछ हिस्सों में प्रोटेस्ट अब पीसफुल फेज में नहीं रहे बल्कि वो ऑर्गेनाइज्ड दंगों की शक्ल ले चुके हैं, जहां प्लानिंग के साथ सरकारी इमारतों, पुलिस स्टेशनों
और पब्लिक प्रॉपर्टी को निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस ने साफ कहा है कि अब ऐसे एलिमेंट्स के लिए जीरो टॉलरेंस होगा और जो लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। यानी मैसेज बिल्कुल सीधा है, पीसफुल आवाज के लिए दरवाजा खुला था, खुला रहेगा, लेकिन दंगे, तोड़फोड़ और सैबोटाज के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी जाएगी। रात भी कई जगह आगजनी हुई है। 3 जनवरी को भी ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ईरान में सब कुछ ठीक नहीं है। ये थी ईरान की हुकूमत की तरफ से बात, जिनकी पुलिस अब सख्ती करने की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ की आवाजें भी हमें सुननी होगी। एक हफ्ते से ईरान के हालात खराब हैं। हुकूमत के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। ईरान में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों का सपोर्ट करने वाली जर्नलिस्ट हैं मसीह अली निजात, ये बाहर रहती हैं। इन्होंने एक वीडियो शेयर किया है और उसके साथ ईरान से आया ये मैसेज भी लिखा है कि लोग ये कह रहे हैं इन्हें ये वीडियो भेजकर, और इस वीडियो के साथ मैसेज है कि ये ईरान का मरवदश्त है, लोग सड़कों पर हैं, इस्लामिक रिपब्लिक बेरहमी से क्रैकडाउन कर रही है, इस्लामिक रिपब्लिक जितने नौजवानों को मार रही है उतना ही हमारा गुस्सा और मजबूत होता जा रहा है, हमें जीतना ही होगा वरना खामनेई हम सबको काट डालेंगे, फांसी पर लटका देंगे। दुनिया हमारी आवाज सुने, इंटरनेट स्लो कर दिया गया है और मुमकिन है पूरी तरह काट दिया जाए ताकि ये लोग हमें और आसानी से मार सकें। यानी दोस्तों, मैं शुरू होता हूं, मैसेज पूरा हो गया। यानी अमेरिका और इसराइल का सपोर्ट जिन्हें हासिल है, उन प्रोटेस्टर्स का यह दावा है कि ईरान के अंदर हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, सड़कों पर लोग हैं, गोलियां चल रही हैं, इंटरनेट बंद किया जा रहा है और बाहर की दुनिया तक आवाज पहुंचने से रोकी जा रही है। मुझे समझ नहीं आता, इकोनॉमी के खराब होने से, करेंसी के गिरने से, नुकसान की वजह से ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे। अब इन प्रोटेस्ट में और पब्लिक की प्रॉपर्टी का नुकसान किया जा रहा है। पुलिस स्टेशंस पर हमला, बिल्डिंग्स में आग, गाड़ियों में तोड़फोड़, ये सब क्या है? ये तो ईरानी अवाम का ही पैसा है जो हुकूमत के पास होता है, हुकूमत अपने एसेट्स बनाती है। तो ये कौन है जो नुकसान की वजह से गुस्से में सड़कों पर आए और नुकसान कर रहे हैं? और ऐसे नुकसान करने वालों को इसराइल और अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स पर सख्ती हुई तो हम उन्हें बचाने आएंगे, यानी सीधा इशारा है हम ईरान पर हमला करेंगे। और कहा था लॉक्ड हैं, हम लोडेड हैं, हमारी मिसाइलें तैयार हैं। खबर दोनों तरफ की भी लेनी चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से भी सोचना चाहिए, जो मैंने सोचा, जो आप भी सोच रहे होंगे। अब ईरान की हुकूमत और निजाम की तरफ से आई सख्त वार्निंग सुन लीजिए। ईरान की हुकूमत ने कल रात अमेरिका के लिए एक सख्त वार्निंग जारी करते हुए फौजी तैयारी का ऐलान कर दिया है, कहा फौज तैयार है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची का कहना है कि ईरान की आर्म्ड फोर्सेस पूरी तरह से स्टैंड बाय पर हैं, ट्रिगर पर उंगली है, और अगर ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी को जरा सा भी छुआ गया तो हमारी फोर्सेस को साफ पता है निशाना कहां लगाना है। ये वेयर टू टारगेट, ये अराक्ची का लफ्ज, निशाना कहां लगाना है, इसका मतलब समझे आप लोग दोस्तों। ये इशारा था मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री अड्डों की तरफ। यानी अब बात अमेरिका वर्सेस ईरान की हो चली है। अराक्ची ने यह बयान डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी भरी पोस्ट के जवाब में दिया। अराक्ची ने कहा कि हालिया दिनों में ईरान में जो लोग करेंसी के गिरने की उथल पुथल से परेशान होकर बाहर निकले सड़कों पर, वो ज्यादातर पीसफुल प्रोटेस्ट थे और ये उनका हक है, वो करें। लेकिन साथ ही अराक्ची ने यह भी कहा कि कुछ आइसोलेटेड वायलेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ अलग से हिंसा वाले हादसे हुए हैं या इंसिडेंट्स हुए हैं। कहीं पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ है, कहीं पुलिस पर बोतल वाले बम फेंके गए हैं। उनका कहना था कि जिस ट्रंप ने अपने ही मुल्क में नेशनल गार्ड तैनात कर दिए थे, वो अच्छी तरह जानते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी पर क्रिमिनल अटैक किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाते। वो अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करते और हमसे कह रहे हैं कि हम बर्दाश्त करें, और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे तो वो हम पर हमला कर देंगे। ये तो कमाल की डिप्लोमेसी है। अराक्ची ने ट्रंप की धमकी को रैकलेस और खतरनाक बताया और कहा कि यह बयान उन लोगों के असर में दिया गया है जो या तो डिप्लोमेसी से डरते हैं या फिर उसे गैर जरूरी समझते हैं। सबसे सख्त लाइन जो अब्बास अराक्ची ने कही वो आखिर में कही। अराक्ची ने कहा कि ईरान के लोग पहले भी विदेशी दखल को ठुकराते रहे हैं और आगे भी ठुकराएंगे।
اور اگر ضرورت پڑی تو ایران کی پاورفل آرمی ایکشن لینے کے لیے پوری طرح ریڈی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھی جنگ کی باتیں دونوں طرف سے ہو رہی ہیں، یہ تو بیان ہے، پڑھ لیجیے آپ۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ اگر ایران نے ان امن پسند احتجاج پر، ان پیسفل پروٹیسٹرز پر گولیاں چلائیں تو امریکہ انہیں بچانے آئے گا، یعنی ایران پر حملہ ہوگا۔ یعنی تصویر تو بالکل صاف ہے، پورا کینوس صاف ہے۔ دھمکی کے جواب میں دھمکی، پوسٹ کے سامنے پوسٹ، اور ایران صاحب کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے، اگر اس میں ہاتھ ڈالا تو جواب پکا ملے گا اور تم استنجا کرنے سے معذور ہو جاؤ گے۔ کل ہی تو کہا ہے، شمخانی جو ہیں آیت اللہ خامنئی کے رائٹ ہینڈ ایڈوائزر، کہ جو ایران پر ہاتھ اٹھے گا وہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، یہ لفظ ان کے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹینشن ہے گرو۔ اب چلتے ہیں غزہ۔ فلسطینی ریزسٹنس موومنٹ حماس نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے پاس بس اب ہلکے ہتھیار موجود ہیں، جو اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، لہٰذا ہمارے ہتھیار نہ چھیننے کا بھی کوئی گھاٹا نہیں ہوگا۔ اشرق الافسد سے بات کرتے ہوئے حماس کی سینئر سورسز نے اسرائیل کے اس نیریٹو کو سرے سے خارج کر دیا جس میں غزہ کے ہتھیاروں کو لے کر ڈر پھیلایا جا رہا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ حماس کا کہنا ہے کہ یہ صرف ڈرانے کی چال ہے تاکہ سیز فائر کے دوسرے فیز میں جانے سے بچا جا سکے۔ چال کیا؟ کہ حماس کے پاس بہت خطرناک ہتھیار ہے۔ حماس کے مطابق غزہ میں اس کے پاس صرف لائٹ ویپنز، صرف ہلکے ہتھیار ہیں جن کا کوئی بڑا اثر نہیں ہے اور جو اسرائیل کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی اصلی خطرہ نہیں بن سکتے، یہاں تک کہ یہ ہتھیار اسرائیلی فورسز کا سامنا کرنے کے لیے بھی مشکل سے کافی ہیں، تو بڑے حملوں کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے۔ سورسز نے صاف کہا اخبار سے کہ زیادہ تر فائٹرز کے پاس صرف کلاشنکوف یعنی AK-47 اور M16 جیسی رائفلیں، کچھ گنے چنے اینٹی آرمر راؤنڈز اور چھوٹے سائز کے دیسی بم بھی ہیں، وہ بھی بہت محدود تعداد میں، لمیٹڈ ہیں بہت۔ راکٹ، موٹار اور اس طرح کی زیادہ تر ہتھیار یا تو 2 سال کی جنگ میں استعمال ہو چکے ہیں یا پھر اسرائیلی فورسز نے انہیں تباہ کر دیا، یہ حماس کا کہنا ہے۔ حماس نے یہ بھی کہا کہ ہتھیاروں کا مدعا اٹھا کر اسرائیل اصل میں سیز فائر ایگریمنٹ سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے۔ اس کا مقصد صاف ہے، دوسرے فیز میں جانے سے بچنا اور غزہ کے اندر اپنی موجودگی بنائے رکھنا، خاص طور پر اس علاقے میں جو پہلے فیز میں طے کی گئی سو کالڈ تتھا کتھت یلو لائن کے ایسٹ میں آتا ہے۔ یعنی کہانی ہتھیاروں کی نہیں ہے، کہانی ہے سیز فائر روکنے کی، جیسا حماس الزام لگا رہا ہے۔ کہانی ہے سیز فائر روکنے کی اور غزہ میں فوج ٹکائے رکھنے کی۔ یہ تو اسرائیل کا ڈیفنس منسٹر اسرائیل کاٹس بھی کہتا ہے کہ IDF پوری طرح کبھی بھی غزہ سے باہر نہیں نکلے گی۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ غزہ میں بدتر ہوتے حالات دیکھ کر 8 عرب اور اسلامی ملکوں نے گہری فکر کا اظہار کیا ہے۔ دوستو، غزہ پٹی میں انسانی حالات دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب، مصر اور قطر سمیت 8 عرب اور اسلامی ملکوں کے فارن منسٹرز نے اس پر گہری فکر جتائی ہے۔ ایک جوائنٹ بیان میں ان ملکوں نے کہا کہ غزہ اس وقت انسانی تباہی کے مہانے پر کھڑا ہے۔ بھاری بارش، تیز طوفان اور سرد موسم نے زندگی اور مشکل کر دی ہے۔ اوپر سے مدد پہنچنے پر اسرائیلی پابندیاں حالات کو اور جہنم بنا رہی ہیں۔ پچھلے مہینے دسمبر سے ہی طوفان اور بارش نے غزہ کو نڈھال کر رکھا ہے۔ اسٹیٹمنٹ میں صاف کہا گیا کہ کھانے پینے کا سامان، دوائیاں، ایندھن اور بنیادی ضرورتوں کی چیزیں غزہ تک پہنچ ہی نہیں پا رہی۔ پانی، بجلی، سیوریج اور ٹیمپرری گھروں کی مرمت کے لیے جو میٹیریل چاہیے وہ یا تو روکا جا رہا ہے یا بہت دھیمی رفتار سے آنے دیا جا رہا ہے۔ دوستو، ان 8 عرب اور مسلم ملکوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کھل کر مانگ کی ہے کہ وہ اسرائیل پر پریشر بنائیں تاکہ بطور آکیوپائنگ پاور یعنی کہ قبضہ کرنے والی طاقت کے طور پر وہ فوراً غزہ میں مدد کی انٹری اور اس کو مدد کو لوگوں تک پہنچانے پر لگی لگام اور رکاوٹیں ہٹائیں۔ ان 8 ملکوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو بھی مدد بھیجتے ہیں وہ پوری غزہ تک نہیں پہنچ رہی۔ غزہ کے لوگوں کو مدد کی بے حد ضرورت ہے۔ دنیا کی ایک مشہور ہستی اینجلینا جولی رفح بارڈر پہنچی۔ انہوں نے غزہ سے آئے فلسطینیوں سے ملاقات کی۔ ہالی ووڈ کی مشہور ایکٹریس اور ہیومینیٹیرین ایکٹیوسٹ
एंजेलिना जोली ने मिस्र में रफा क्रॉसिंग का ऑफिशियल दौरा किया। यही वो इकलौता रास्ता है जो गजा को बाहरी दुनिया से जोड़ता है। इस दौरे का मकसद था जमीन पर हालात देखना और उन फलस्तीनियों से मिलना जो गजा से निकलकर इलाज के लिए मिस्र पहुंचे हैं। जुमे के दिन एंजेलिना जोली ने इजिप्ट के रेड क्रिसेंट के लॉजिस्टिक वेयरहाउस भी देखे, जहां वो मदद का सामान रखा जाता है जो आमतौर पर गजा भेजा जाना होता है। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त रफा क्रॉसिंग इसराइल के कंट्रोल में है, उसके कब्जे में है, और वही तय करता है कि कितनी मदद गजा में अंदर जाएगी और कितनी बाहर ही रोकी जाएगी। बताया जा रहा है कि इस दौरे के दौरान एंजेलिना जोली ने जो रिलीफ वर्कर्स हैं, राहत कर्मी हैं, उनसे भी बात की, जख्मी फ़लस्तीनियों से मुलाकात की जो मिस्र आए हैं इलाज के लिए, और गजा में जारी हालात को करीब से समझने की भी जोली ने कोशिश की। यूनाइटेड नेशंस की स्पेशल एनवॉय रह चुकी हैं एंजेलिना जोली और बहुत ही इंसानियत के लिए काम करती हैं। उनके साथ इस दौरे में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का एक ऑफिशियल भी मौजूद था। ये बड़ी बात है। यानी जब गजा को चारों तरफ से घूटा जा रहा है, उसी वक्त रफा बॉर्डर पर दुनिया की एक जानी मानी आवाज खामोशी से सच्चाई देख रही थी और शायद दुनिया को दिखाने की कोशिश भी कर रही थी कि गजा के लोगों ने क्या झेला है और वो अब भी क्या झेल रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाजत, खुश रहिए, सलामत रहिए।